आज हम एक्सक्रीशन का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ किडनी है कि किडनी को कैसे हार्मोन रेगुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में मेनली 3 टाइप के हार्मोन दिए हैं जो कि किडनी के रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्योंकि इसमें हार्मोन टर्म भी इन्वॉल्व है, तो जो लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है इंडोक्राइन, वहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें फंस सकता है। क्योंकि हार्मोन वहाँ भी है, आप पढ़ेंगे आगे, उसमें भी एंटी डायरेटिक हार्मोन है। फर्दर आप वहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह सब हार्मोन है, उसमें इसमें भी थोड़ा उसके बारे में दिया हुआ है, तो उससे क्वेश्चन भी इसमें फंस सकते हैं। और वैसे भी इस टॉपिक से हर दूसरे साल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। 3 मेनली मैकेनिज्म है, मतलब 3 हार्मोनल रेगुलेशन एनसीईआरटी में दिए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से पहला जो है वो है एडीएच रेगुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे बेसिक से चल रहे हैं कि क्या होगा कि जब ब्लड के वैल्यू में चेंज आएगा, या फिर बॉडी के फ्लूइड वैल्यू में चेंज आएगा, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, तो क्या होगा। चेंज इन द सेंस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम एडीएच रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो डिक्रीज वाला होगा। अब जब इन ब्लड वॉल्यूम या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो किडनी में जो रिसेप्टर ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट होंगे। अब उनके एक्टिवेट से क्या होगा, फर्दर वो सिग्नल देंगे और फिर सिक्रीशन होगा एडीएच का। एडीएच कहाँ पे रिलीज होता है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। तो वहाँ से ही रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। फिर हाइपोथैलेमस से वो न्यूरॉन के जरिए वो आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो वहाँ थोड़े बहुत टाइम के लिए स्टोर रहते हैं, फिर ब्लड के जरिए पूरे बॉडी पार्ट में रिलीज हो जाते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एडीएच रिलीज होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम एनसीईआरटी के एंडोक्राइन चैप्टर में दिया गया है न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ तक अब वो ब्लड के जरिए किडनी तक आ जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, एडीएच का फंक्शन क्या है? तो एडीएच का फंक्शन यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज दिया है। पहला फंक्शन ये है एडीएच का कि ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन कराएंगे वाटर का। डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड सीडी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएंगे। अब जाहिर सी बात है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड में वाटर आएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, या हम कहें कि बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। तो पहला तो ये करेंगे कि बॉडी के फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देंगे वाटर का एब्जॉर्प्शन करा के। फिर दूसरा इसमें लिखा है मैंने कि डायूरेसिस को स्टॉप करेंगे। डायूरेसिस मतलब मल्टी टाइम मिचुरेशन। उससे क्या होगा, ब्लड हमारा रिलीज हो जाता है बॉडी से मिचुरेशन के जरिए। अब ये स्टॉप कर देंगे डायूरेसिस से, तो ब्लड हमारे बॉडी में ही रहेगा। तो बॉडी फ्लूइड में जो सॉरी जो वाटर है बॉडी में ही रहेगा, तो उससे क्या होगा, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा। अब उससे एक ये तो हुआ दूसरा पॉइंट। एक और काम करते हैं ये एडीएच, ये होते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो मतलब ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब होता है कि उनकी जो वाल्व्स है उसको सिकोड़ देंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसमें जो 3 टर्म होते हैं किडनी में फिल्ट्रेशंस के, जो ग्लोबुलर ब्लड फ्लो, फिर जीएफआर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिर ग्लोबुलर ब्लड प्रेशर। जाहिर सी बात है, जब वाल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही, और प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ेगा, और फ्लो बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो ये इन तीनों चीज़ों को बढ़ा देते हैं। फिर जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है कि ये क्या करते हैं कि बॉडी फ्लूइड में जो ऑस्मोलैरिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे। जाहिर सी बात है, वैल्यूम और वाटर वैल्यूम और ऑस्मोलैरिटी में इन्वर्स का रिलेशन होता है। तो जब बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा तो ऑस्मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन कम ही होगा। तो वो ये चीज़ें करते हैं। और ये जो एडीएच रेगुलेशन है तब तक चलता रहता है जब तक कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जिनकी वजह से एडीएच रिलीज हो रहा था हाइपोथैलेमस से, इनएक्टिवेट नहीं हो जाती। अब इनएक्टिवेट कब होंगे, जब हमारा बॉडी जितना रिक्वायर अमाउंट था फिल्ट्रेशन रेट का या फिर बॉडी वॉल्यूम का, फ्लूइड वॉल्यूम का, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर एडीएच का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है। फिर इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा है। ये एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन नॉलेज के लिए भी ये पूछे जाते हैं, जीके वगैरह में पूछ लेते हैं।
कि ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन 2013-14 के आसपास पूछा भी गया था कि अल्कोहल ज़्यादा पीने से क्या होता है, मतलब इसी एक्सक्रीशन चैप्टर से रिलेटेड था, जो कि प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैफ़ीन अल्कोहल या वाटर को ज़्यादा ड्रिंक करने पे या विंटर सीजन जब होता है तो उससे क्या होता है कि वाटर का रिक्वायरमेंट तो उतना नहीं रहता। विंटर सीजन में आप बात करेंगे, विंटर सीजन में स्वेटिंग होता ही नहीं है, तो वाटर हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है, कहीं से रिलीज होता नहीं। और अल्कोहल पीने से या फिर कैफ़ीन पी खाने से तो ये सब क्या करते हैं, ये एडीएच के सिक्रेशन को सप्रेस करते हैं, यानी कि रोक देते हैं। तो जब एडीएच नहीं रिलीज होगा तो यूरिन ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, यानी कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये एक रीज़न है। इसीलिए जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो मैच्योरेशन बार बार नहीं होता, ये भी आप पता है कि एक टाइम पे ज़्यादा वॉल्यूम रिलीज होगा तो मल्टी टाइम रिक्वायर नहीं होगा, ये चीज़ है। फिर इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि जब यहाँ पे डिफिशियंसी होता है एडीएच का तो उससे एक डिजीज होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। और और एक तो दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो होता है शुगर, जिसको हम नॉर्मल टर्म में कहते हैं, वो अलग है, वो दूसरा एक डिजीज होता है। यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस है। अब यहाँ पे क्या सिम्टम्स है ये इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस एडीएच की डिफिशियंसी से होता है, तो ये तो आपको जानना है। उसके बाद उसका सिम्टम्स आपको जानना है कि डिहाइड्रेशन होगा, बार बार प्यास लगेगा, डायूरेसिस होगा, मल्टी टाइम मैच्योरेशन करना पड़ेगा, पोलीयूरिया होगा, मतलब ये सॉरी पोलीयूरिया मतलब बार बार रिलीज होगा यूरिन, पोलीडेप्सिया होगा मतलब थ्रस्ट आपको मतलब ज़्यादा प्यास लगेगा। ये चीज़ें सिम्टम्स होती हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस की। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो दिया गया है, इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन ये पहले पूछा जाता था जब मतलब एनसीईआरटी के बाहर भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आते थे कि कीटोन बॉडीज होती हैं वो कब रिलीज होती हैं। एक तो डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन में और दूसरा स्टारवेशन कंडीशन में कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी से रिलीज होती है यूरिन के जरिए। किसके ऑक्सीडेशन से, ये पूछा जाता था, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। अब जो किडनी का रेगुलेशन दूसरा वाला है उसको कहते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रेगुलेशन, जो कि जिसमें कि आप इसका जस्ट अपोजिट है, आप अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो आपने एडीएच रेगुलेशन पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा जब बॉडी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जब बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या रैपिड रिट्रेनिंग होगा, मतलब ब्लड बहुत तेज़ी से हार्ट को सप्लाई होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा ए एन एफ इन द सेंस एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि कार्डियक मसल से रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होता है, ये एनसीईआरटी में दिया आर्टिकल से, फाइबर ऑफ आर्टिकल। तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लड बहुत तेज़ी के साथ हार्ट को सप्लाई होगा, उस दौरान आर्टिकल से एएनएफ रिलीज होगा। अब एएनएफ का फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन मैंने लिखा है कि स्टॉप सिक्रीशन ऑफ रेनिन। अभी आप रास एक मैकेनिज्म है वहाँ पढ़ेंगे रेनिन क्या करता है। रेनिन बेसिकली बेसो कॉन्स्ट्रिक्टर ही होता है, आप आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या करता है, रेनिन को सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। दूसरा क्या होता है कि इनडायरेक्टली ये सिक्रीशन स्टॉप करता है एल्डोस्ट्रॉन से। एल्डोस्ट्रॉन को हम कहते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, जो कि साल्ट को रिटेन करता है और वो भी एक प्रकार का बेसो मतलब ब्लड सप्लाई को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड फ्लूइड को बढ़ाता है वगैरह, आप पढ़ेंगे अभी। फिर तीसरा क्या करता है, बेसो डायलेशन। अब जब ब्लड बहुत तेज़ी से हार्ट में आ रही होंगी तो हार्ट की वाल्व्स डैमेज हो सकती हैं। अब इसी वजह से प्रेशर को कम करने के लिए वॉल्यूम वेसो डायलेशन करेगा, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर लेगा ताकि प्रेशर कम हो जाए। और ये जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है कि ये NaCl और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, जो कि एल्डोस्ट्रॉन के जरिए DCT में होता है, आप पढ़े होंगे। अब ये एल्डोस्ट्रॉन को रिलीज होने से रोकता है, तो जाहिर सी बात है अब NaCl वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। अब जब इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो ब्लड वॉल्यूम अपने अपने आप ही मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और तो वो फर्दर बैलेंस कर देगा। फिर इसके बाद जो ये हो गया ANF का फैक्टर, इसमें बेसिकली यही याद करना रहता है कि ANF क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है। कहाँ से रिलीज होता है, आर्टिकल से रिलीज होता है। बस इतना ही आप याद करेंगे तो इसमें क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे।
अब जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको कहते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम। इससे हर तीसरे साल या दूसरे साल पूछे जाते हैं सवाल। इसको मैंने चार्ट के फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे बेसिकली इनिशिएट करते हैं बेसिक से। अब जब GPB यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम होता है या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होता है या GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, तब वहाँ पे मैं DCT के वहाँ जहाँ पे DCT होता है वहीं पे कुछ स्पेशल सेल होती हैं, उनको कहते हैं मैकुला डेंसा, उनका एक्टिवेशन होता है। यहाँ मैंने आप देख रहे होंगे 1 2 3 स्टेप वाइज लिखा है ताकि आपको पहचान सकें कि कैसे सीक्वेंस चल रहा है। अब जब इनमें ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जो DCT एरिया में जो सेल्स थी मैकुला डेंसा की वो एक्टिवेट हो गई। अब उनके एक्टिवेट होने से क्या होगा, जेजी सेल भी होती हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होती हैं। कहाँ पे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस जहाँ होता है वहाँ पे जेजी सेल होती हैं। और जेजी सेल क्या करती है, रेनिन का सिक्रीशन करती हैं। एक रेनिन होता है जिसमें डबल एन होता है, वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे रेनिन RENIN जो कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। अब जब मैकुला डेंसा सेल ने जेजी सेल को एक्टिवेट किया जो कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के पास थी, अब वहाँ से क्या रिलीज होती है, रेनिन रिलीज होती है। रेनिन का काम देखिए, अब रेनिन लीवर के पास जाएगा। लीवर में जो एंजियोटेंसिनोजन है, जब कभी भी किसी भी हार्मोन के पीछे जन लगता है उसका मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को जब रेनिन दिया वहाँ पे पहुँचेगा, जो कि इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन 453 अमाइनो एसिड का है, उसको रेनिन कन्वर्ट करेगा एक्टिव एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब देख रहे होंगे आप, जेन रिलीज हो गया यानी कि वो एक्टिवेट हो गया है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में एक्टिवेट हो गया है जो कि 10 अमाइनो एसिड का है। फिर फर्दर वहाँ पे एक और एंजाइम आता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बेसिकली करता ये है कि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। ये मोर एक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन का। अभी आप इसको मतलब ऐसे समझिए कि एंजियोटेंसिन सेकंड मोर एक्टिव फॉर्म या मोर पोटेंशियल देन द एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जो कि एंजियोटेंसिन सेकंड 8 अमाइनो एसिड का होता है। इसमें आपको याद नहीं करना है कितने अमाइनो एसिड का क्या है, क्योंकि इतना डिटेल में NCERT में नहीं दिया है। केवल आपको बस यही मैकेनिज्म पकड़ना है कि रास करता क्या है बेसिकली। तो ये चीज़ें आप अभी यहाँ तक पहुँच सीक्वेंस से समझ रहे होंगे कि रास अभी तक क्या, इसमें क्या क्या हो रहा है। मेन फॉर्म तो अब यहाँ से आया। जब एंजियोटेंसिन सेकंड आया, इसने बेसिकली तीन काम किए। आप देख रहे होंगे इसमें पहला जो कि है हाइपोथैलेमस, तो एंजियोटेंसिन सेकंड हाइपोथैलेमस के पास गया। हाइपोथैलेमस में आप जब नर्व वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हाइपोथैलेमस का फंक्शन दिया गया है। तो हाइपोथैलेमस जो कि सेंटर ऑफ थ्रस्ट एंड हंगर होता है, तब एंजियोटेंसिन सेकंड जो कि हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया, वहाँ पर सेंटर ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट होता है। वहाँ से एक्टिवेट होने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट, प्यास लगेगा, भूख लगेगा, तो हम ज़्यादा ड्रिंक करेंगे। अब यहाँ तक मैंने, आप रहने दीजिए। फिर आप यहाँ दूसरे पॉइंट पे एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जब 8 अमाइनो एसिड जो कि एंजियोटेंसिन एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास आता है, तब ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। एल्डोस्टेरॉन, आप पता है कि एल्डोस्टेरॉन साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है। तब ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन कराएगा NaCl का, वाटर का, DCT से। अब एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, कोई एब्जॉर्ब होगा तो उसका अमाउंट बढ़ेगा ही। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या कराएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराएगा, फिर वो फर्दर NaCl और वाटर का DCT से एक्टिव एब्जॉर्प्शन कराएगा। इंपॉर्टेंट है एक्टिव यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कराएगा। फिर तीसरा जो है इसका फॉर्म है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट करेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। अब वहाँ पे क्या होगा, जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करेगा तो वो बेसिकली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकोड़ेंगे। अब जब सिकोड़ेंगे प्रेशर भी बढ़ेगा। अब तीनों मिला के आप देख रहे होंगे फाइनल एक ही पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, तीनों से बॉडी फ्लूइड बढ़ रहा है।
जीएफआर बढ़ रहा है, जीबीपी बढ़ रहा है, जीबीएफ बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो रास मैकेनिज्म है इसका मेन फंक्शन ये है कि अगर जीएफआर जीबीआर ये सब मतलब प्रेशर फ्लो रेट कम होगा तभी रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। ये सभी फिल्ट्रेशन रेट को, ब्लड प्रेशर को, जो कि ग्लोमुलर है, ग्लोमुलर वाला जो टर्म रिलेटेड है उसको बढ़ा देगा। तो ये तीसरा पॉइंट था जिससे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। यही 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है। आप अगर इन्हीं को सही से पढ़ लेंगे तो जो रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन है, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू।